हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने देखा था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और हमने देखा था उसमें लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हमने देखा था कि 5 लॉज होते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वही लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ जो था हमारा, हमने कल लिखा था, वहाँ पूरे 5 लिखे थे। पहला था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आज हम पहले इसी को स्टडी करेंगे, फिर इसके बाद दूसरा जो लॉ था लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, वो वाला, तो उसको भी पूरा आज ही इसी क्लास में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज की हमारी जो क्लास होगी उसमें सिर्फ 2 लॉज हम पढ़ेंगे। ठीक, तो फर्स्ट लॉ जो हमने यहाँ लिखा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो इसको देखते हैं। आप लोग नोटबुक निकाल के साथ साथ नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, देखो इसमें आपको क्या क्या चीज़ देखनी है। पहला देखो, आपको देखना है यहाँ कि ये लॉ किसने दिया था। ये दिया था एंटोनी लेवाइजियर। ठीक है, एंटोनी लेवाइजियर ने ये दिया था 1789 में। ठीक, ये जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ये दिया था एंटोनी लेवाइजियर ने 1789 में। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब आप देखो, हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये क्या कहता है। उसको हम रेड पेन लिस्ट से लिखते हैं। यहां लिखो, इट स्टेट्स दैट। ठीक है, ये ला क्या कहता है। ठीक, इट स्टेट्स दैट लिख लो आप। यहां लिखो, यहां मैं लिख देता हूं, इट स्टेट्स दैट इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल changes, in all physical and chemical changes, the total mass of the reactants is equal to that of products, is equal to that of products। ठीक है, ये कहता है, ये वाला लॉ ये बोलता है कि सारी केमिकल और फिजिकल चेंजेस जो होती हैं, ठीक है, आपने पढ़ा था 9th क्लास में फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस। ठीक है, तो कोई भी आप ऐसे बोल सकते हो, कोई भी फिजिकल प्रोसेस हो या केमिकल प्रोसेस हो, उसमें क्या होता है, टोटल मास जो रिएक्टेंट्स का होता है वो किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट्स के मास के बराबर होता है। ठीक, आप इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हो, ऐसे आर करके लिख सकते हो आप। और ये लिख सकते, आर लिख के ऐसे लिख दो, इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इन अदर वर्ड्स, देयर इज नो इंक्रीज और डिक्रीज इन द टोटल मास ऑफ द मैटर, देयर इज नो इंक्रीज और डिक्रीज इन टोटल मास ऑफ मैटर। ठीक, टोटल मास ऑफ मैटर में कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता ड्यूरिंग अ फिजिकल और अ केमिकल चेंज, ड्यूरिंग अ फिजिकल और अ केमिकल चेंज। ठीक, मतलब ऐसे भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, या आप इसको एक और तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, या इसको बोल सकते हो, मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक, नॉर डिस्ट्रॉयड। ये भी बोल सकते हो आप इसको। इसी वजह से इसको ये भी बोला था, इसको बोला था कि आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर, आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी। ठीक है,
डिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। ठीक, ये दुनिया का सबसे आसान लॉ है। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या समझ सकते हो, देखो क्या बोल रहा है लॉ, ये बोल रहा है कि इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, मतलब जितनी भी हमारी फिजिकल और केमिकल चेंजेस होती हैं उसमें टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट, मतलब जो रिएक्टेंट का टोटल मास होता है, ठीक है, वो प्रोडक्ट के मास के बराबर ही होता है। ठीक, अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे फिर आपको समझ में आएगा। या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो, इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स में कैसे बोल सकते हो, देयर इज नो इंक्रीज और डिक्रीज इन द टोटल मास ऑफ द मैटर ड्यूरिंग अ फिजिकल और केमिकल चेंज, कि जब कोई फिजिकल या केमिकल चेंज होती है उसके दौरान मास में कोई चेंज नहीं आता है ना। सपोज मैं बोलूँ यहाँ से ये रिएक्टेंट है, यहाँ से प्रोडक्ट बन गया, ठीक, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, तो जितना मास इसका था उतना ही ये बनेगा। सपोज इसका अगर 10 ग्राम मास था तो इसका भी 10 ही ग्राम बनेगा। ठीक, आई समझ। तो यही लॉ है कि किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान जितना मास रिएक्टेंट का होता है उतना ही प्रोडक्ट का बनता है। यही लॉ होता है फर्स्ट लॉ, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और कुछ खास नहीं है इसमें। ठीक, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, मतलब मैटर क्या होता है, ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब रिएक्शन होगी जितना मैटर इस तरफ होगा रिएक्टेंट वाली साइड उतना प्रोडक्ट वाली साइड चला जाएगा, फिर इसको हम कहीं लॉस नहीं करा सकते। ठीक है, मतलब जितना इस साइड है उतना उस साइड है। ठीक, तो इसी लॉ को बोला था लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। इसका मतलब हो गया कि मैटर जो होता है इनडिस्ट्रक्टिबल होता है। ठीक, ये हमारा लॉ था। अब आप देखो ये ऐसे समझ नहीं आएगा आपको, इसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। तो आप नेक्स्ट टॉपिक लिख सकते हो एक्सपेरिमेंट्स टू प्रूव दिस लॉ। तो हम इसको पहले साफ करते हैं। ठीक, तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं, व्हेन मैटर अंडरगोज अ फिजिकल चेंज। आप लिखो पहला, व्हेन मैटर अंडरगोज अ फिजिकल चेंज। जब मैटर में क्या होती है, फिजिकल चेंज होती है। फिजिकल चेंज आपको बता दूं मैं, फिजिकल चेंज हो गया जैसे मैं बोलूं आइस से पानी बन गया, पानी से फिर से आइस बन सकती है नहीं, बर्फ से पानी, पानी से बर्फ। फिजिकल चेंजेस मोस्टली क्या होती है, रिवर्सिबल चेंजेस होती हैं, मतलब जिसमें प्रोसेस रिवर्स हो जाए, जैसे पानी से बर्फ, बर्फ से पानी। ठीक, केमिकल चेंज हो गई जैसे किसी चीज़ को जला दो, जैसे केमिकल चेंज में मैं बोलूँ आपसे, जैसे ये पेपर है, ठीक, इसको आपने क्या कर दिया, बर्न कर दिया, जला दिया। तो एक बार पेपर जला दिया फिर उससे पेपर तो नहीं बन सकता ना, इसलिए ये कौन सी चेंज है, केमिकल चेंज, मतलब जो इरिवर्सिबल चेंज होती है। ठीक, अच्छा अब आप देखो, मतलब ये ऐसे करके आप समझ सकते हो इसको। केमिकल चेंजेस भी रिवर्सिबल होती हैं, लेकिन आप ऐसे समझ सकते हो कि ऐसी चेंज जिसमें से ये भी बनाया जा सके, ऐसा हो जाए तो वो फिजिकल चेंज है ना। आई समझ आपको, ऐसे करके समझ सकते हैं ना। चलो ठीक है, तो अब आप देखो यहां लिखो एक्सपेरिमेंट किया गया था यहां से, मतलब यहां लिखा है कि व्हेन मैटर अंडरगोज अ फिजिकल चेंज, मतलब जब मैटर में क्या आती है, फिजिकल चेंज आती है। इसके लिए एक्सपेरिमेंट करके हमें ये पता चलता है। देखो आप ऐसे कर सकते हो, यहां से एक बॉटल होती है ना जो हमारी बॉटल, उसमें आप एक बार आइस ले लो, आइस ले लो, ठीक, आइस होगी बर्फ है ना, वो ले लो, उसका वेट कर लो, वेट कर लो, ठीक, ऊपर से बंद कर देना उसको, उसका वेट कर लो। सपोज आया उसमें 20 ग्राम वेट आया, ठीक। तो अब आप क्या करोगे, इसको हीट करोगे, हीट करोगे तो ये क्या बनेगा, आइस से वाटर बनेगा, है ना। तो आइस से वाटर मतलब ये होगी ना फिजिकल चेंज। तो इसमें जब वाटर बनेगा उसका भी अगर आप वेट करोगे वो भी 20 ग्राम ही आएगा, ठीक। तो अब देखो ये आइस क्या थी, रिएक्टेंट थी, रिएक्टेंट था नहीं है, तो इसका कितना आया था 20 ग्राम। अब यहाँ से पानी बना, उसका भी कितना आया 20 ग्राम, है ना। तो दोनों का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास क्या आया, जितना रिएक्टेंट का मास था उतना प्रोडक्ट का मास था, सेम आया। तो इसका मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है, ठीक। तो देखो यहाँ मैं लिखता हूँ, अ पीस ऑफ आइस इज टेकन इन स्मॉल कोनिकल फ्लास्क, अ पीस ऑफ आइस इज टेकन इन अ स्मॉल, लिख लो आप, कोनिकल लिखोगे तो फिर बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी ना, नहीं तो बुक देखनी पड़ेगी आपको, बुक देखनी नहीं है, ठीक। अ पीस ऑफ आइस इज टेकन इन अ स्मॉल कोनिकल फ्लास्क, वेट, ठीक है, वेट इन वेल कॉर्क्ड, एंड वेल कॉर्क्ड, एक बार लिखो फिर मैं समझाता हूँ आपको, वेल कॉर्क्ड, देन हीटेड टू वाटर, देन heated
टू वाटर, ठीक, उसको हीट करके पानी बना दिया। तो वहां से क्या पता चला, द वेट ऑफ आइस एंड वाटर वाज सेम। मतलब वहां से हमें ये पता चला था कि जब हमने, देखो मैं आपको समझाता हूँ पूरा, यहाँ लिखा है कि फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल चेंज में क्या होता है, देखो व्हेन अ पीस ऑफ आइस, एक पीस ऑफ आइस को जब एक कोनिकल फ्लास्क में, कोनिकल फ्लास्क ऐसे होता है, एक लैब में ऐसे ग्लास का एक फ्लास्क होता है ना, ऐसे करके उसको बोलते हैं कोनिकल फ्लास्क, उसमें लिया, उसका वजन कर दिया गया और वेल कॉर्क्ड, कॉर्क का मतलब होता है इसको ऊपर से अच्छे से बंद कर दिया गया, फिर उसको हीट किया और वहाँ से क्या बन गया, पानी बन गया। मतलब पहले इस कोनिकल फ्लास्क में बर्फ लेके, आइस लेके, उसका वेट करके ऊपर से बंद करके रखा, उसका वेट कर दिया, ठीक, उसके बाद इसको हीट करके पानी बना दिया, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, द वेट ऑफ द आइस एंड वाटर वाज सेम। वहाँ से एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि आइस का और वाटर का जो वेट था वो सेम था, ठीक। तो यहाँ से हमें पता चलता है ना कि जितना रिएक्टेंट, आइस क्या थी, रिएक्टेंट थी ना, तो ये क्या प्रोडक्ट, मतलब जितना रिएक्टेंट का मास था उतना प्रोडक्ट का मास था। तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको कि आइस था पहले, इसको क्या किया, हीट किया, और यहाँ से क्या बन गया, वाटर बन गया। सपोज इसका वेट पहले किया कितना था, x ग्राम था, इसका भी किया तो कितना था, x ग्राम था, मतलब दोनों का सेम था, ठीक। जीएम लिखते ना, ग्राम में लिख दो कोई नहीं, ठीक, ऐसे चलेगा। तो ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट है, यहाँ से हमें प्रूफ होता है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो क्या करता है, एक्चुअल में है, ठीक है, उसका प्रूफ है ये किस में था, फिजिकल चेंज में। तो अब आप देख सकते हो, इसको मैं साफ करता हूँ, लिख लो आप इसको, यहाँ लिख लो दूसरा, व्हेन मैटर undergoes a chemical change, ठीक। ये हमारा दूसरा एक्सपेरिमेंट था कि अब जरूरी नहीं कि फिजिकल चेंज में ये चलेगा, ये केमिकल चेंज में भी चलेगा, ठीक है। तो इसके लिए देखो एक एक्सपेरिमेंट किया था, यहाँ मैं लिख देता हूँ उसको, लिंडोल्स, LANDOLTS, लिंडोल्स नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, यहाँ लिख दो, टुक सॉल्यूशंस ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक, एंड सिल्वर नाइट्रेट। लिंडोल्स ने दो सॉल्यूशन लिए थे, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट का, इनटू सेपरेट टेस्ट ट्यूब्स, मतलब दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में उसने सॉल्यूशन लिए थे सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट का, ठीक। एंड वेट, यहाँ लिख दो, एंड वेट, उसका वजन कर लिया था उसने, ठीक। देन मिक्स्ड विद कंपाउंड्स, यहाँ देखो, देन मिक्स्ड, ठीक है, देम टू फॉर्म प्रोडक्ट, उनको मिक्स कर दिया था और प्रोडक्ट बना दिया था, ठीक है। अब क्या हुआ था, जब उसने मिक्स किया तो द वेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स वाज सेम, ठीक। देखो इसको समझ दें, कैसे समझोगे इसको, आप देखो लिंडोल्स नाम के साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, केमिकल चेंज में इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अप्लाई करके दिखाया था, ठीक है। उसने क्या किया था, दो सॉल्यूशन लिए थे, एक लिया था सोडियम क्लोराइड, एक लिया था सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl, ठीक। ये क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, है ना, आगे जाके आपको बहुत पता चलने वाला है इन चीज़ों के बारे में। इसने क्या किया था, इन दोनों का सॉल्यूशन लिया था दो सेपरेट टेस्ट ट्यूब्स में, मतलब एक यहाँ टेस्ट ट्यूब ले ली उसने, एक यहाँ टेस्ट ट्यूब ले ली, एक में ले लिया NaCl सॉल्यूशन, एक में ले लिया क्या, AgNO3 सॉल्यूशन। तो इन दोनों का उसने क्या कर दिया था, वेट कर लिया था, ठीक। उसके बाद उसने क्या किया, देन मिक्स्ड देम टू फॉर्म प्रोडक्ट, इन दोनों को उसने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, मतलब इसके प्रोडक्ट उठा के इसमें डाल दिए, है ना, मिक्स कर दिया।
तो मिक्स करने के बाद आप देखो इन दोनों को, इसको अगर मैं उठा के इसमें डालूंगा तो ओवरऑल कैसी बनेगी, सपोज ओवरऑल इसको उठा के इसमें डाला, इसको घोल दिया, फिर उसको उठा के एक और टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, ठीक है, इसको उठा के इसमें डाल दिया तो ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, मिक्स होके उसको उठा के इसके टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, ये क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। ठीक, आई समझ आपको क्या बोल रहा है, मिक्स देम टू फॉर्म प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट बना दिया था मिक्स करके। अब देखो जब उसने इन दोनों का वेट किया था ना, सपोज इसका वेट आया था x ग्राम, ठीक, फिर जब उसने प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट बनाने के बाद वेट किया वो भी x ग्राम आया, है ना। सपोज अगर इसका 10 ग्राम आया तो इसका भी 10 ग्राम आया, दोनों का सेम आया था, तो यहाँ लिखा है द वेट ऑफ रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट वाज सेम, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वेट क्या आया था, सेम आया था। तो इसको हम केमिकली ऐसे लिख सकते हैं ना, है ना, NaCl प्लस AgNO3, इसने क्या किया था, मिक्स किया था। यहाँ से क्या बना था हमारे पास, एक तो बनता है यहाँ से AgCl सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3, ठीक, ये दोनों बने थे। आपको पता है, बस इतना कर लो कि ये क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, और ये क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। ठीक, तो सपोज इसका वेट आया था, इसको मैं लिख देता हूँ, वेट ऑफ रिएक्टेंट किसके बराबर था, यहाँ वेट ऑफ प्रोडक्ट के बराबर था, प्रोडक्ट्स के बराबर। ठीक, तो अब आप यहाँ से ये सोच सकते हो, ये बोल सकते हो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट का ओवरऑल जितने भी रिएक्टेंट हैं उनका जो मास होता है वो किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट के बराबर, प्रोडक्ट के मास के बराबर। ठीक है, तो यही था हमारा लॉ, जिसको बोला था हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इसके बेस पे एक क्वेश्चन करके देखते हैं, अच्छा कि क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करते हैं इसको। देखो ये क्वेश्चन है ना, तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। अच्छा देखो यहाँ लिखा है 4.90 ग्राम ऑफ KClO3 व्हेन हीटेड, मतलब इसका मतलब हो गया ये हमारा KClO3 कंपाउंड है, यहाँ लिख दो KCl, इसको लिखते हैं KClO3, इसको ये कितना दिया है 4.90 ग्राम। व्हेन हीटेड, जब इसको हमने हीट किया मतलब ऐसे करके रिएक्शन की, यहाँ लिख दो हीट किया, तो यहाँ से क्या बना, प्रोड्यूस्ड क्या बना 1.92 ग्राम ऑफ O2, मतलब एक तो हमारा O2 बना कितना 1.92 ग्राम O2 बना। ठीक, एंड द रेजिड्यू KCl, और क्या बना साथ में KCl बना, कितना बना, लेफ्ट बिहाइंड वेट 2.96 ग्राम, 2.96 ग्राम ये बना, ये हमारी यहाँ से रिएक्शन आई। तो अब आप यहाँ से बता सकते हो, यहाँ लिखा है शो दैट दीज रिजल्ट्स इलुस्ट्रेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, शो करो यहाँ से कि क्या ये रिजल्ट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नहीं। तो आप यहाँ से देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या होता है, आप बोलते हो वेट ऑफ रिएक्टेंट किसके बराबर होता है, वेट ऑफ प्रोडक्ट्स के बराबर, यही होता है ना। तो मतलब हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट का वेट और प्रोडक्ट का वेट देखेंगे। अब अगर टोटल वेट रिएक्टेंट का टोटल वेट प्रोडक्ट के बराबर हो गया तो इसका मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को इलस्ट्रेट करता है। ठीक, तो अब आप क्या करो, वेट ऑफ रिएक्टेंट, देखो रिएक्टेंट यही है ना एक ही, तो इस पूरे का मास कितना है 4.90, ठीक, इज इक्वल टू वेट ऑफ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट ये दोनों है ना, इनका मास कितना है, देखो एक प्रोडक्ट का मास है 1.92 प्लस दूसरे का कितना है 2.96। ठीक, तो अगर 4.90 इधर भी 4.90 आया तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे ना, वेट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ प्रोडक्ट, तो इसका मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन करता है। ठीक, तो इसको प्लस करके देखो 1.92 होता है प्लस 2.96 कितना आएगा, 6 2 8 9 18 8 1 2 1 3 4 4.88। तो अब आप देखो 4.88 है, तो जो हमारा होता है ना फिजिक्स का फर्स्ट बेसिक मैथमेटिक्स, उसमें हम लिखते हैं ना प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी वगैरह, ऐसा कुछ चैप्टर होता है, उसमें हम 4.88 को 4.9 लिख सकते हैं ना। तो अब आप देखो इधर से कितना आया, यहाँ से 4.9 है ना, तो इधर से कितना 4.9, पॉइंट के आगे जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, पता ना आपको उतनी ज़्यादा। ठीक, ये भी 4.9 है, ये भी 4.9 है, तो दोनों तरफ इधर भी 4.9 इधर भी 4.9। अब आप यहाँ से सोच सकते हो कि जितना ये इसने जितनी रिएक्शन की ना, तो जितना इसका मास था उतना इस तरफ बना, तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक, तो आपको ये समझ में आया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो चलते हैं हम नेक्स्ट लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन पे।
हम इनके रिलेटेड और भी क्वेश्चंस करेंगे जब हम करेंगे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन, ठीक है, तो उस टाइम हम क्वेश्चंस करेंगे। तो अब आप देखो नेक्स्ट लॉ है जो हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, ठीक, इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब आपने इसमें भी सेम टू सेम वैसा ही देखना है कि ये लॉ किसने दिया था, तो आप बोलोगे यहाँ लिख दो एक पॉइंट, डिस्कवर्ड बाय किसने, फ्रेंच केमिस्ट J.L. प्रोस्ट, J.L.P.R.O.U.S.T, J.L. प्रोस्ट ने ये लॉ दिया था। कब दिया था? 1789 में, 1799 में, ठीक है। अच्छा, ये लॉ क्या कहता है? तो आप लिख सकते हो इट स्टेट्स दैट, यहां लिख दो इट स्टेट्स दैट मतलब ये लॉ क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट, आगे क्या लिखोगे? लिखो अ केमिकल कंपाउंड, ये क्या कहता है? अ केमिकल कंपाउंड ठीक, अ केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ, ठीक, a chemical compound is always found to be made up of the same elements, combined together in the fixed proportion by mass, combined together in the fixed proportion बाई मास, ठीक है। ये इस लॉ की स्टेटमेंट है। तो आप देखो इसको समझते हैं हम, ये लॉ क्या कहता है। तो आप बोल सकते हो यहाँ से कि ये लॉ कहता है, पहले तो चीज़ें कि फ्रेंच केमिस्ट J.L. प्रोस्ट ने ये इसको डिस्कवर किया था इस लॉ को, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि ये लॉ कहता है कि एक केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। मतलब जहाँ से भी कोई अगर केमिकल कंपाउंड मिला है हमें, है ना, तो वो हमेशा क्या होता है उसमें फाउंड टू बी मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स, मतलब एक केमिकल कंपाउंड वही सेम एलिमेंट से ही बना होता है, और वो जो सेम एलिमेंट्स होते हैं उसमें कंबाइंड होते हैं टुगेदर इन द फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, मतलब मास के टर्म्स में एक फिक्स प्रोपोर्शन में क्या होते हैं, उसमें कंबाइंड होते हैं। तो क्या बोलोगे आप कि एक केमिकल कंपाउंड जब भी मिलता है हमें, उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होते हैं, ठीक है, फिक्स्ड रेशियो बाय मास में कंबाइन होते हैं। देखो ऐसे समझ नहीं आएगा, हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं, ठीक। हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देखो एग्जाम्पल है कि देखो मैं यहां लिखता हूं प्योर वाटर, एग्जाम्पल है प्योर वाटर obtained from whatever source, ठीक, मतलब प्योर वाटर जिस मर्जी सोर्स से मिल जाए हमें, जैसे मैं बोल दूं चाहे आप किसी वेल से लेके आ जाओ, रिवर से लेके आ जाओ, सी से लेके आ जाओ, ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान से लेके आ जाओ, इंडिया से लेके आ जाओ, है ना, इंग्लैंड से लेके आ जाओ, है ना, यही मतलब है ना। देखो ना, अ केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी, मतलब जहां से मर्जी आप प्योर वाटर को लेके आ जाओ उसमें क्या होता है, ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स, ठीक, टू एलिमेंट्स। आपको पता है वाटर कौन कौन से एलिमेंट्स का बना होता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यही होता है ना। हाइड्रोजन को एस से लिखते हैं, ऑक्सीजन को ओ से लिखते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। तो आप पूरा भी लिख सकते हो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, है ना, जहां से मर्जी लेके आ जाओ, आपको पता है किस एलिमेंट से बना होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से, और कंबाइंड टुगेदर इन द फिक्स्ड रेशो, ठीक है, फिक्स्ड रेशो में वो आपस में कंबाइन होते हैं। और देखो कैसा होता है वाटर, H2O होता है। तो अगर आपको थोड़ा सा एटॉमिक मास के बारे में पता हो, हम आगे तो पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप देखो ऑक्सीजन का मास होता है 16, हाइड्रोजन एक का मास होता है 1, तो 2 का कितना होगा 2, तो यहाँ रेशो कितनी है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की रेशो कितनी है 2:16। तो इसको अगर आप डिवाइड करते हैं ना ऐसे 2 × 2 8 × 16, तो रेशो क्या है 1:8, है ना।
तो अगर ये वाटर है तो इसमें हमेशा क्या क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा, और उसकी रेशो कितनी होगी, 1:8 रेशो होगी। ठीक, तो यहाँ लिखा है ना, प्योर वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हाटएवर, जहाँ से मर्जी लेके आओ जो, चाहे किसी कंट्री से लेके आ जाओ, तो वो हमेशा 2 एलिमेंट से बना होता है। ठीक, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ठीक है, और वो कंबाइन होते हैं आपस में एक फिक्स रेशो में। कौन सी फिक्स रेशो होती है, 1:8 रेशो में कंबाइन होते हैं। ठीक, देखो यहाँ बाई मास कर दो, बाई मास, इसका मतलब हो गया कि हम इसको देखो ना, एटॉमिक मास ले रहे हैं ना, अभी हमने इसका मास 2 लिया था, इसका 16 लिया, क्योंकि ये होता ही एटॉमिक मास इतना, तो 2:16 करेंगे, इसको काटेंगे 1:8 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आप ये समझ सकते हो, ये ला आपको समझ में आया थोड़ा सा। देखो ये ला यही कहता ना कि एक केमिकल कंपाउंड को जहाँ से मर्जी लेके आ जाओ, उसमें हमेशा 2 एलिमेंट्स होंगे, मतलब फिक्स एलिमेंट्स अपने आप में सेम एलिमेंट्स होंगे, तो उसमें फिक्स प्रोपोर्शन बाई मास होगा। देखो अगर मैं बोलूँ कि सपोज कोई ऐसा पानी है सपोज जिसमें हमारी रेशो है कितनी, 4:32 है ना, ऐसा नहीं हो सकता। देखो 5:32 है, तो इसका मतलब वो वाटर है ही नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि वाटर में मास की रेशो इतनी आए, ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि अगर वो वाटर है तो उसमें ऐसा ही होगा। तो अब आप देखो ना, इसको पढ़ के देखो एक बार, A chemical compound is always found to be made up of same elements combined together in the fixed proportion by mass। मतलब केमिकल कंपाउंड जहाँ से मर्जी लेके आ जाओ, उसमें हमेशा फिक्स एलिमेंट्स होते हैं और फिक्स प्रोपोर्शन बाई मास में क्या होते हैं, लगे होते हैं उसमें। ठीक है, जैसे वाटर को आप जहाँ से मर्जी लेके आ जाओ, उसमें हमेशा 1:8 होती है रेशो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो 1:8 बाई मास होती है, मतलब 1 पार्ट हाइड्रोजन का ऐड होता है और 8 पार्ट ऑक्सीजन के ऐड होते हैं। ठीक, इसके लिए हम और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। देखो एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसके लिए, दूसरी एग्जाम्पल 2 ये होती है कि आप देखो आ सैंपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड है ना जो, इसको चाहे आप क्या करो, एक बार तो आप इसको लैब में प्रिपेयर करो। ठीक, एक बार आप क्या करो इसमें, दूसरी बार आप करो इसको बाई बर्निंग। ठीक, क्या बर्निंग करके, कोल इन एयर, कोल होता है ना कोयला, उसको हवा में जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है ना, एक इस ऐसे करो, या आप कहीं और से लेके आ जाओ। ठीक, या तो देखो, या तो आप लैब में प्रिपेयर करो इसको कार्बन डाइऑक्साइड को, या बाई बर्निंग ऑफ कोल इन एयर, मतलब हवा में कोयला जला के प्रोड्यूस करो, या कहीं और से कार्बन डाइऑक्साइड लेके आ जाओ, मतलब कहीं किसी और सोर्स से लेके आ जाओ। ठीक, जैसे कैल्शियम ऐसा होता ना, CaCO3 को हीट करो तो मिलता है CaO + CO2, है ना, यही मिलता ना। तो चाहे यहाँ से लेके आ जाओ, है ना, चाहे लैब में किसी मेथड से प्रिपेयर करो, चाहे कोल को बर्न करके करो, लेकिन इसमें हमेशा क्या होगा, अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसमें क्या होगा, यहाँ से पाया गया है कि इट इज ऑलवेज मेड अप ऑफ, देखो हमेशा, चाहे आप देखो लैब से प्रिपेयर करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड तो वो तो CO2 होगी, यहाँ से भी तो CO2 होगी, किसी और से तो लेके आओगे वो भी तो CO2 होगी। तो यहाँ से आपको पता है मेड अप ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन से बनी हुई है। तो अगर आपको एटॉमिक मास का आइडिया है तो कार्बन का मास होता है 12, आगे पढ़ेंगे हम, ऑक्सीजन का एक का मास होता है 16, दो का होता है 32। तो इसकी रेशो कितनी आई, 12:32। तो इसको सिंपल रेशो में करोगे, ऐसा होता है ना 12/32, तो इसको सिंपल में कैसे करेंगे, 2 से उड़ा दो इसको, 6 to the 12, 16, 3 to the 6, 8 to the 16। ठीक है, यहाँ से आएगा 3:8 रेशो। तो ये हमेशा ये आई ना सिंपल रेशो, 3:8 आई ना यहाँ से। तो अब आप क्या बोलोगे, इट इज ऑलवेज मेड अप ऑफ कार्बन ऑक्सीजन इन द रेशो 3:8, मतलब हमेशा क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड 3:8 रेशो में होगा। कार्बन इसमें 3 पार्ट्स, रेशो बाई मास, यहाँ लिख दो बाई मास, मतलब आप एक केमिकल कंपाउंड को, मतलब सपोज हमने 2 एग्जांपल्स लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को या वाटर को या किसी भी कंपाउंड को कहीं से भी लेके आ जाओ, उसमें हमेशा फिक्स एलिमेंट होते हैं। ठीक, अब देखो ना, मैं आपसे बोलूँ कि आप कार्बन डाइऑक्साइड ले आओ जिसमें हमारे, जिसमें क्या है, जिसका फार्मूला है C2O5, ऐसे करके ले आओ, ऐसा तो कोई कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं, ये तो कोई और ही चीज़ है। तो अगर तो ये कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो इसमें क्या होगा, हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन होगा और फिक्स प्रोपोर्शन बाई मास में ऐड होगा, कितना, 3:8। ठीक, तो अब आपको ये ला समझ में आया। ठीक है, तो अब आप देखो, इतना आप लिख लो, हम देखते हैं नेक्स्ट, इस लॉ की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। ठीक है, हम देखते हैं इस लॉ की लिमिटेशंस क्या क्या है। देखो
इस लॉ की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, वो हम देखते हैं। फर्स्ट लिमिटेशन है, आप लिखोगे दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इफ एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन डिफरेंट आइसोटोप्स। यहाँ लिखो दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, ये एप्लीकेबल नहीं है इफ एन एलिमेंट, ठीक, एग्जिस्ट्स इन डिफरेंट आइसोटोप्स, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जो डिफरेंट आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करता है, आइसोटोप्स क्या होते हैं आपको पता है ना, आइसोटोप्स ऐसे होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, ऐसे एटम्स होते हैं एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है, मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है, ये पता ना आपको। तो अगर कोई ऐसा एलिमेंट इन्वॉल्व है जिसमें हमारा आइसोटोप्स आ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ये लॉ फेल हो जाएगा, दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, वहाँ ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसकी एग्जांपल है, जैसे एग्जांपल देखो, मैं लिख सकता हूं कि अगर C12 आइसोटोप, पता है ना आपको कार्बन के आइसोटोप होते हैं ना, C12 C14 है ना, ऐसे C13 ऐसे करके होते हैं। तो अगर C12 होगा, C12 आइसोटोप हम पढ़ेंगे आगे क्या होते हैं आइसोटोप, हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। C12 आइसोटोप और अगर देखो, अगर C12 आइसोटोप कंबाइन करेगा किसके साथ, कंबाइन करेगा इफ, यहां लिख लो, इफ कार्बन का C12 आइसोटोप कंबाइन करेगा, कंबाइंस विद O2, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बनेगी ना, यहाँ से CO2 बनेगी, इसकी रेशो कितनी होगी, ये 12 है ना, तो यहाँ होगी 12:32 है ना। इसको सिंपल करके क्या आएगा, ये 3:8 आएगी, फिर तो रेशो आएगी 3:8, ठीक। लेकिन अगर हमारा इफ C14, अगर C14 आइसोटोप क्या करेगा, आइसोटोप कंबाइन करेगा, ठीक है, विद ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में, तो फिर जो उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, अभी कार्बन का मास कितना है, यहाँ तो 12 था, यहाँ तो C14 है, तो 14:32 आएगी, फिर रेशो चेंज हो जाएगी। देखो 14:32 को सिंपल करके देख सकते हो, 14/32 ये आएगी, यहाँ से आएगा 7:16, ठीक। तो फिर ये रेशो आ जाएगी। अब आप देखो यहाँ तो ये ला फेल हो रहा है ना, जहाँ आइसोटोप आ जाएंगे तो आइसोटोप में आपको पता है मास चेंज हो जाता है, तो ये ला मास पे डिपेंड करता है, तो वहाँ क्या होगा, ये ला एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरी इसकी लिमिटेशन है, जो दूसरी लिमिटेशन यहाँ लिख लो, दूसरी लिमिटेशन, तो आप लिखोगे एलिमेंट्स में कंबाइन इन द सेम रेशियो बट द कंपाउंड्स फॉर्म्ड में बी डिफरेंट। द एलिमेंट्स may combine, ठीक है, in the same ratio, मतलब एलिमेंट्स तो हो सकता है सेम रेशियो में कंबाइन करें, बट द कंपाउंड्स फॉर्म में बी डिफरेंट, बट द कंपाउंड्स फॉर्म्ड में बी डिफरेंट, मतलब एलिमेंट तो सेम रेशो में कंबाइन करेंगे लेकिन जो कंपाउंड बनाएंगे वो डिफरेंट हो जाएगा। इसकी एग्जांपल देखो आप, जैसे एग्जांपल में देखो, जैसे दो कंपाउंड्स हैं हमारे पास, एक है C2H5OH, एक ये कंपाउंड है, ठीक, एंड एक कंपाउंड है हमारा CH3OCH3, ये कंपाउंड है, ठीक। ये दोनों कंपाउंड डिफरेंट है, ठीक है, यहाँ ऐसे करके लिख दो, बोथ कंपाउंड्स आर डिफरेंट, बोथ कंपाउंड्स, ठीक, आर डिफरेंट, पता है ना आपको दोनों डिफरेंट हैं। आगे आप पढ़ोगे, ये हमारा एल्कोहल है, ये OH ग्रुप लगा हुआ है, ये हमारा इथर है ना, CH3, ये इथर है, आपको पढ़ाऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, टेंशन मत लो आप। ये दोनों कंपाउंड डिफरेंट हैं लेकिन दोनों में रेशो सेम है, बट द रेशो ऑफ C:H:O, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, देखो यही है ना, यहाँ कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इनकी रेशो कितनी है, 12:3:8 बाई मास। दोनों में रेशो तो सेम है
लेकिन कंपाउंड डिफरेंट है। लेकिन ये ला क्या बोल रहा था कि हमेशा अगर एक केमिकल कंपाउंड है उसमें, है ना, अगर उसमें सपोज रेशो सेम होगी तो मतलब वो एक ही कंपाउंड हो सकता है। लेकिन इसमें क्या क्या लिमिटेशन है कि ऐसा भी देखा गया कि कुछ 2-3 कंपाउंड्स हो सकते हैं, उन सब की रेशो तो सेम है लेकिन कंपाउंड डिफरेंट है। तो ये इस लॉ को क्या कर रहा है, फेल हो रहा है यहाँ ये लॉ। ठीक है, तो ये दो इसकी लिमिटेशंस थी। तो आई होप आपको ये दोनों लॉज समझ में आए होंगे। आप इनकी अच्छे से नोट्स बनाओ, ठीक है, नोट्स बनाओ और तैयारी करो। तो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वाला लॉ। ठीक है, तब तक के लिए आप हमें ध्यान रखें। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।